जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज से हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं एक नए सिरे से, ताकि आप जो चीज़ भूले हुए हैं वो सभी चीज़ को एक बार पुनः रिवाइज किया जा सके, ताकि एग्ज़ाम के बाद रोना न पड़े। एग्ज़ाम से पहले रो लीजिए, मेहनत कर लीजिए, बाद में जाकर के वह तकलीफ़ नहीं झेलना पड़े। तो आइए हम लोग फिर शुरू से एस.के. झा सर द्वारा लिखा गया रीजनिंग का यह बुक है, और इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं कि शुरू करते हैं। और इसमें आपका पूरे 50 सेट दिए गए हैं, जिसमें से मैंने 9 सेट कंप्लीट करवा चुका था। आज आप देखिएगा सेट 10 यानी सेट 10 का आज क्वेश्चन सीखिएगा रीजनिंग का, और इसमें मैं पूरे कंप्लीट आपको 50 सेट करवाऊंगा, ताकि एग्ज़ाम जैसे ही आपके सामने आएगा आप सभी क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। जो कुछ आप पीछे भूले हुए हैं वो सभी चीज़ आपको याद आने वाला है। तो मेरे साथ आप जुड़े हुए रहिए और वीडियो देखते रहिए, शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मेहनत सफल हो, और आप पूरा देखिएगा ताकि आपका भी मेहनत सफल हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया गया है पहला क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में कथनों में विभिन्न तत्वों में संबंध दर्शाया गया है। इन कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। उत्तर देने का यहाँ पे 5 विकल्प है, तो विकल्प बाद में देखेंगे। हम लोग यहाँ पे कथन और निष्कर्ष के द्वारा आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कथन में दिया गया है, पहला क्वेश्चन के कथन है कि के जो है एल से छोटा है। फिर बोला है कि के एम से बड़ा है, के एम से बड़ा है। फिर दिया है कॉमा एम एन से बड़ा है या फिर बराबर है, और एन ओ से बड़ा है। ये चीज़ दिया गया है। हम लोगों से पूछा है, ये आपका कथन है, और निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष है कि ओ जो है एम से छोटा है। ये चीज़ पूछा है कि क्या ओ जो है एम से छोटा है। दूसरा नंबर निष्कर्ष में पूछा है कि क्या ओ जो है के से छोटा है। ये 2 चीज़ हम लोगों से पूछा है, और इसी के अनुसार हम लोग को जवाब देना है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे देखिए पहले बोल रहा है क्या कि के जो है एल से छोटा है, यानी के जो है यहाँ पे लिख देते हैं के जो है एल से क्या है, छोटा है, यानी एल जो होगा वह के से बड़ा होगा, इस प्रकार। फिर यहाँ पे देखिएगा कि के जो है एम से बड़ा है। के जो है किससे बड़ा है, एम से बड़ा है। इसका मतलब एम यहाँ पर होगा, और एम से बड़ा कौन होगा, के हो जाएगा। एम से बड़ा के हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है कि एम जो है एन के बराबर है या फिर बड़ा है। एम जो है एन के बराबर भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। कौन, एम। एम जो है एन के बराबर भी है या फिर बड़ा भी है। तो एम को हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बड़ा या बराबर कर देते हैं, किससे, एन से। फिर यहाँ पे देखिएगा कि एन जो है ओ से क्या है, बड़ा है। एन ओ से बड़ा है, तो एन जो है ओ से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो एल है, इसके बाद के है, इसके बाद एम है। एन और एम में यहाँ पे संबंध दिया गया है कि दोनों आपस में बराबर भी है, या फिर एम जो है एन से बड़ा है। एन जो है ओ से बड़ा है, इसका मतलब ओ जो है एन से छोटा है। अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि पूछ रहा है कि क्या ओ जो है एम से छोटा है,
या फिर m जो है o से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि m जो है o से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल है। तो पहला निष्कर्ष जो है यह सही है। दूसरा निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं कि क्या k जो है o से बड़ा है या फिर o k से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि k जो है o से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए k है o से बड़ा है, k o से बड़ा है जबकि o k से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि a भी सही है, निष्कर्ष 2 भी सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई में दिया गया है कि यदि दोनों निष्कर्ष 1 व 2 अनुसरण करता है। अनुसरण करता है मतलब क्या है कि जे इसका पालन कर रहा है, तो दोनों का पालन कर रहा था, तो अतः ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि YC3, XF6, WI9, डैश डैश। तो यहां पे देखिएगा कि खाली स्थान पर क्या होना चाहिए। तो देखिए यह क्या है, एक सीरीज है यानी श्रृंखला है, और यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे कि y जो होता है वह 25 नंबर पर आता है, x 24 नंबर पर आता है, w 23 नंबर पर आता है। तो आपको दिख रहा होगा कि y 25 है, इसका 24 हो गया, 23 हो गया, यानी एक एक घट रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 पर कौन आता है, तो v आता है, यानी यहाँ पर v आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा कि c 3 नंबर पर आता है, f 6 नंबर पर आता है और i 9 नंबर पर आता है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 3 6 और 3 9, यानी 3 के मल्टीपल में क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, यानी 3 के गुणज में यह क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। अब 12 नंबर पर कौन आ जाएगा, तो l आ जाएगा। 12 नंबर पर l आ जाएगा, तो VL हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि अंक है यहाँ, तो इसको हम लोग देखते हैं 3 और 3 6 और 3 9, ये भी 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा है। तो 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा वह 12 हो जाएगा, यानी VL 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह समझने वाला क्वेश्चन है। नीचे दिए हुए कथन से संबंधित 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, उन पर विचार करें और यह तय करें कि कथन के संदर्भ में कौन सा सशक्त है। सशक्त मतलब क्या है कि जो सही रूप से उसका एक्सप्लेन किया जा सकता है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि कथन में दिया गया है कि बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। यानी बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए क्या जरूरी है, तो जंक फूड बच्चों में अच्छा विकल्प है। यानी जंक फूड अगर खिलाया जाए बच्चे को तो फिर क्या होगा कि उसका खाने का आदत जो है उसमें विकसित हो जाएगा, यानी बढ़ोतरी होगी, उसका खाने का आदी हो जाएगा। तो कथन के अनुसार ये चीज़ है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या करना है कि यही कथन के अनुसार कौन सा सशक्त है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो कंप्लीट रूप से सही लग रहा है वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो पहला देखिएगा, पहला निष्कर्ष है कि हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। तो देखिए यहाँ पे कि बच्चों को क्या पसंद है, तो कथन के अनुसार सीधा बोला गया है कि जंक फूड बच्चों को खाने का आदी बनाने के लिए, यानी कहने का मतलब खाने की आदत डालने के लिए जंक फूड ज़रूरत है, यानी अच्छा विकल्प है, एक कथन में ही दिया गया है। और आपको निष्कर्ष में भी पहला निष्कर्ष में बोला गया कि हाँ, बच्चों को जो अच्छा लग रहा है यानी पसंद है वो चीज़ उससे देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि निष्कर्ष जो है पहला यह समर्थन करता है कथन का कि नहीं, वही देना चाहिए जो बच्चे को पसंद है। इसका मतलब क्या है कि यह कथन के लिए सशक्त पहला निष्कर्ष है। दूसरा देखिएगा, नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती है। साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए भी आवश्यक है। तो यहाँ पे समझिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है,
ये जो है निष्कर्ष 2 ये बिल्कुल गलत साबित यहाँ पे हो रहा है, यह सशक्त नहीं है, क्योंकि कथन में कहीं ऐसा नहीं बोला गया है कि रेगुलर खिलाने के लिए। सीधा बोला जा रहा है क्या कि ये खाने की आदत विकसित करने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। इसका मतलब क्या है कि जब खाने का आदत बन जाएगा तो फिर उसको हटा दिया जा सकता है, यानी उसको धीरे धीरे यानी कम किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं बोला गया है कि ये रेगुलर वैसा काम करना है, क्योंकि खाने का आदत विकसित करने के लिए था। तो इसका मतलब क्या है कि निष्कर्ष दूसरा ये सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो निष्कर्ष 1 जो है वह सशक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल तर्क 1 सशक्त है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर, यह आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है कि स्पंदन राजू की बहन है। स्पंदन जो है राजू की कौन है, बहन। राजू की बहन कौन है, स्पंदन है। तो राजू और स्पंदन क्या होगा कि एक ही जनरेशन में होगा। स्पंदन राजू की कौन है, तो बहन है। राजू की बहन कौन है, स्पंदन है। राजू के पिता की बहन का स्पंदन से क्या संबंध है। तो देखिए राजू के पिता की बहन, अब यहां पे समझिएगा कि राजू के पिता, तो राजू के पिता कहां होंगे, राजू से एक जनरेशन ऊपर होंगे। राजू के पिता की बहन, राजू के पिता की बहन कहां, तो राजू के पिता के जनरेशन में होंगे। तो अब सोच करके देखिए कि पिता के बहन को हम लोग क्या कहते हैं, तो बुआ कहते हैं। तो जब मान के चलिए कि ये आप बुआ क्या कहिएगा तो आपके बहन या भाई क्या कहेंगे, स्वाभाविक है कि बुआ ही होंगे, है ना। तो जब राजू का यह बुआ है, क्योंकि राजू के पिता की बहन कौन, राजू की बुआ, बुआ या फुआ, कहीं कहीं फुआ भी बोला जाता है, कहीं कहीं बुआ बोला जाता है। अब यहां पे देखिए तो स्पंदन क्या कौन है, राजू की बहन है, और राजू की बहन की कौन लगेगी यह, तो इसका भी बुआ ही लगेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें दिया गया है बुआ, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कितने वर्ग है वो चीज हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं कि एक फिगर बना लेते हैं। फिगर टेढ़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार दिया गया है ये फिगर, इस प्रकार है इसमें, और यहां पर इस प्रकार से इसको ऐसे निकाला गया है। यही आपका चित्र में दिया गया है और बोला क्या कि निम्न चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसमें कितना वर्ग है वो चीज हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ए वाला क्या है, वर्ग है। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा आपस में बराबर होती है। तो एक ए हो गया, दूसरा ए वाला हो जाएगा, दूसरा जो है ए वाला हो जाएगा, तीसरा कौन हो जाएगा, ए वाला तीसरा हो जाएगा, ए चौथा हो जाएगा आपका, ठीक है, और ए वाला छोटका वाला ये पांचवा हो जाएगा, और ए वाला जो है ये भी तो वर्ग है क्योंकि इसका चारों भुजा आपस में लग रहा है कि बराबर है, तो 6 हो जाएगा, 6 गो हो गया। ए वाला पूरा जो लेकर के आप देखिएगा ए वाला, तो ए भी वर्ग दिख रहा है, ए वाला हो जाएगा आपका 7। अब नहीं बनाया जा सकता, अब जो वर्ग है वह इसमें से नहीं निकल सकता है। तो कुल वर्गों की संख्या कितना हो गया इसमें, तो 7 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा नंबर, इसमें भी आपको कथन और तर्क वाला प्रश्न है। तो कथन दिया गया है कि तालाबों और झीलों के संरक्षण के लिए सशक्त कानून होना चाहिए, यानी तालाब और झील को बचाव के लिए, यानी बचाने के लिए उसे एक सख्त कानून होना चाहिए। तर्क में क्या तर्क निकाला जा सकता है, तो पहला तर्क है कि हाँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए यह स्वाभाविक रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा, यह पक्षियों के प्रवासन को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बोला जा रहा है, क्योंकि कथन के अनुसार यह तर्क जो है
बिल्कुल सही है, क्योंकि तालाब और झील जो है वह संरक्षित जब तक नहीं रहेगा, यानी सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक के जो चिड़िया हैं वह कहाँ से पानी पिएगी, या फिर आने वाले जो पीढ़ी है उसको जल स्तर में बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी, या फिर उसका जीवन जो है वह संकटमय हो जाएगा। क्योंकि जल है तो कैसे बोला जाता है, जल है तो जीवन है। तो यह तर्क जो है बिल्कुल कथन के अनुसार 100% सही है। दूसरा देखिए कि नहीं, यह आधुनिक शहरी विकास और वृद्धि के अंतर्गत आता है। ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि देखिए कि सभी जगह शहरीकरण हो जाए और सभी जगह से तालाब नदी सब चला जाए, ख़त्म हो जाए, तो पानी का स्तर का क्या होगा, तो फिर वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। तो इसलिए यह जो है दूसरा तर्क यह बिल्कुल गलत है। तो पहला तर्क इसका सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि केवल तर्क एक सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वां नंबर, ये भी आपका कथन और अवधारणा से आधारित प्रश्न है। तो कथन में दिया गया है कि प्रधानाध्यापिका ने सभी कर्मचारियों को अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। यानी प्रधानाध्यापिका जो है वह सभी कर्मचारी, जितने भी स्कूल के कर्मचारी हैं, उन सभी को क्यों बुलाए हैं, क्योंकि अनुशासन पर कुछ चर्चा होने वाला है, यानी अनुशासन के मुद्दों पर कुछ चर्चा होने वाला है, यानी बहस होने वाला है, इसलिए उन लोगों को उस बैठक में बुलाया गया है। किसके द्वारा, तो प्रधानाध्यापिका के द्वारा। इसमें से अवधारणा क्या निकल सकता है, तो पहला अवधारणा देखिएगा कि कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे। बिल्कुल सही बात होगा, क्योंकि सोच के देखिए कि बुलाया गया है, इसका मतलब क्या है कि पहले से कुछ ना कुछ मुद्दा पता होगा लोगों को, यानी जो कर्मचारी है उसमें, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ उसके बारे में जानकारी होगा, तब तो वह आने वाले हैं, क्योंकि बुलाया गया है तो आएंगे ही, है ना। इसका मतलब क्या है कि कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे, तो पहले उठाए गए थे उसके बारे में कुछ चर्चा हुआ है और एक मीटिंग रखा गया है, ठीक है। तो पहला अवधारणा जो है बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा कि प्रधानाध्यापिका सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती है। बिल्कुल सही, क्योंकि वह चाह रही है क्या कि जितने भी कर्मचारी हैं एक बैठक में आए और सभी मिलकर के अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा करें। तो वह तो चाह ही रही हैं कि सभी को एक साथ संबोधित किया जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अवधारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, यानी दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसे बोला है कि कोड भाषा में यदि लक LUCK लक को लिखा जाता है L2U1 C3K1 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जीरोक्स XEROX जीरोक्स को अंतिम अंक क्या होगा। तो देखिए अंतिम अंक जो है वह क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि इसका अंतिम अंक क्या है, तो 1 है। अंतिम अंक क्या है, तो 1 है। उसी प्रकार इसका अंतिम अंक क्या होगा। तो सोचिए कि जो इतना कोई यह लिखा गया, तो जो काम इसमें और इसमें होता है वही काम हम लोग क्या करते हैं, इसमें और इसमें करते हैं, तो हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि L जो होता है वह 12 नंबर पर होता है, U 21 नंबर पर, C 3 नंबर और K जो है वह 11 नंबर पर होता है। ये आता है अल्फ़ाबेट में। अब यहाँ पे देखिएगा कि L को L लिखा गया है, L को सीधा L लिख दिया गया है, और इसके बाद जो नंबरिंग होता है इसका, जो कितने नंबर पे आता है, L जो है 12 नंबर पर आता है, तो इसका इकाई का अंक यहाँ पे लिख दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि U जो है, U को U
जैसे के तैसे लिखा गया। और इसके बाद U 21 नंबर पर आता है और 21 का इकाई अंक 1 होता है, तो 1 यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार C जो है 3 नंबर पर आता है, तो C को C जैसे के तैसे लिखा गया। और इसके बाद देखिए इसमें इकाई एक ही है, ये है 3 है, तो 3 लिख दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए K को K लिखा गया है और 1 को सीधा यहाँ पे 1 लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। अगर पूरा लिखिएगा तो समय आपका खराब हो जाएगा। तो समय यहाँ पे क्या करना है कि बचत करना है। और हम ज़्यादा समय इसलिए ले रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को सिखला सकें, समझा सकें। तो इसलिए क्या है कि हमको तो ज़्यादा समय लगेगा ही, तब तो हम समझा पाएंगे। और अपना खुद से बनाना होता तो हम लिखते भी नहीं और बना लेते। तो आइए देखिए, हम लोगों से पूछा कि अंतिम अंक क्या होगा, तो हम लोग को अंतिम में इसको तो लिखना ही है, जैसे x को तो लिखना ही है। और x जो है वह 24 नंबर पर आता है और 24 का इकाई अंक हम लोग देखेंगे और वही लिखेंगे। तो इकाई अंक कौन है, तो 4 है, यही ना होगा। तो हम लोगों से पूछा क्या कि अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक 4 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 4। पूरा लिखने का जरूरत इसमें नहीं था। देखिएगा अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है, ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पे कि एस है और एक उल्टा एस है। तो यह जो होता है यह दर्पण प्रतिबिंब होता है। एक जल प्रतिबिंब होता है और एक दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो यह दर्पण प्रतिबिंब के अनुसार क्या है कि यह उल्टा है, एस का उल्टा है यह। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब के अनुसार ही यह बी का उल्टा है। टी यहाँ पे देखिए कि क्योंकि टी जो होता है वह नहीं पलटता है, दर्पण प्रतिबिंब में नहीं पलटता है, लेकिन हाँ जल प्रतिबिंब में क्या होता है वह पलट जाता है, यानी यह नीचे चलाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यह जल प्रतिबिंब है। और यहाँ पे देखिएगा कि एल जो है डी नंबर में, एल जो है यह दर्पण प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें विषम, हम लोगों से पूछा है कि चारों में जो है इस विकल्प में विषम कौन है, यानी सबसे अलग कौन है। तो सबसे अलग कौन है, तो सी है, क्योंकि इसको छोड़ करके बाकी बात जितना है सब दर्पण प्रतिबिंब का हिस्सा है। तो सी नंबर ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी गलती हो सकता है आपको, क्योंकि आंसर निकाल करके जल्दी से आप, क्योंकि वहाँ पे हड़बड़ी रहता है। एग्जाम में क्या होता है कि हड़बड़ी होता है और वहाँ पे आप जैसे ही मारिएगा आपका क्या हो जाएगा कि नंबर निगेटिव चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि सी तो होगा ही, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी मारिएगा वैसे ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि सी तो होगा ही। अब देखिए कि सी कौन से ऑप्शन में है, तो सी देखिए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न है। तो कथन में दिया गया है कि सभी रेजर ब्लेड है, यानी जितने भी रेजर है वह सब क्या है, ब्लेड है। इसका मतलब कि जितने भी रेजर है वो सभी ब्लेड के घेरा के अंदर है, ब्लेड के घेरा के अंदर है। सभी ब्लेड धातुएं हैं, यानी जितना भी ब्लेड है वो सब क्या है, धातु के अंदर है। तो इस प्रकार बनेगा, धातुएं हैं, धातु के अंदर है। अब देखिए 2 निष्कर्ष दिया गया है यहाँ पे। पहला निष्कर्ष में दिया गया है, पहला निष्कर्ष में क्या होता है कि पूछा जाता है, ठीक है, कथन में दिया हुआ रहता है और निष्कर्ष के द्वारा पूछा जाता है। तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या पूछता है कि सभी धातुएं रेजर है। सभी धातु जो है क्या रेजर है, बिल्कुल गलत है। सभी रेजर धातु है, यानी जितने भी रेजर है वो सब धातु के अंदर है, लेकिन क्या आप देखिए कि सभी धातु जो है वह रेजर है, इसका मतलब रेजर के अंदर है, नहीं है। अगर ऐसे रहता तब इसके अंदर होता, तो बिल्कुल यहाँ पे गलत बोल रहा है। दूसरा निष्कर्ष देखिएगा, दूसरा निष्कर्ष में पूछ रहा है कि कुछ धातुएं ब्लेड है। तो देखिए यहाँ पे कुछ धातुएं ब्लेड है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए कुछ धातु जो है ना वह ब्लेड के अंदर भी होगा, और कुछ धातु अगर पूछता कि रेजर है तो बिल्कुल वो भी सही होता। लेकिन सभी धातु जो है वह न ब्लेड हो सकता है और ना ही रेजर हो सकता है, इसलिए कुछ धातु जो है वह ब्लेड होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी निष्कर्ष 2 जो है इसका सही हो जाएगा।
और आपका ऑप्शन कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, ये आपका नॉन वर्बल का क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है 4 बॉक्स दिया गया ए बी सी डी, इसमें माइनस है, इसमें भाग का चिन्ह है, इसमें प्लस का चिन्ह है और इसमें एम है। और पूछा है क्या कि निम्न आकृति में से कौन सी आकृति भिन्न है, यानी सबसे अलग है। तो ये चारों में अलग कौन है, तो देखिए माइनस, भाग, प्लस, ये सब क्या है, गणितीय संरचना है। तो यहाँ पे देखिए कि यह गणितीय सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल है, जबकि एम क्या है, ये कुछ नहीं होता मैथ में, है ना। तो एम ही सबसे अलग हो जाएगा, यानी भिन्न हो जाएगा, ये तीनों से अलग हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में गलती नहीं कीजिएगा, अब डी है तो जैसे ही आप डी मारिएगा वैसे ही गलत हो जाएगा। अब देखना है कि डी जो है वह किस में है, तो डी देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर कौन में है, डी, तो बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी में डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसे पूछ रहा है क्या, ये आकृति दिया गया है, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण और चौकोर है, यानी कितने त्रिभुज है और कितने चतुर्भुज है, ये चीज़ हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि त्रिभुज हम लोग अगर गिनते हैं तो एक में कितना त्रिभुज है, तो ए वाला आप देखिएगा दिख रहा होगा, ए वाला एक त्रिभुज ए वाला है, एक ए वाला है, ए वाला 2 3 और ये 4 ऐसे हैं। इसका देखिएगा कि ये दोनों मिला करके एक ए वाला हो जाएगा, ए वाला, ये दोनों मिला करके 5, फिर ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखिए ए वाला और ए वाला मिला करके देखिए कि ये हो जाएगा 7, और ए वाला मिला करके हो जाएगा 8, यानी एक चौकोर के अंदर 8 त्रिभुज है, यानी त्रिकोण है। तो 8 इसमें है तो 8 इसमें भी होगा, क्योंकि सेम इसी प्रकार के ए वाला है। 8 फिर इसमें होगा, ठीक है। अब फिर देखिए कि और भी दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हम लोग देखते हैं तो ए भी तो एक त्रिभुज है, यहाँ से ए वाला, तो एक ए वाला हो गया। इसका बाद ए भी दिखाई दे रहा है हम लोग को, ए वाला इस प्रकार, तो एक ए भी ऐड हो जाएगा। फिर देखिए कि ए वाला हम लोग को दिखाई दे रहा है, ए वाला, तो एक और ऐड हो जाएगा। एक ए वाला फिर दिखाई दे रहा है, ए वाला, तो एक ए भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 8 16, 8 3 24, 25 26 27 28, यानी 28 त्रिकोण हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि चौकोर कितना है, तो 28 त्रिकोण है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा कि 28 त्रिकोण है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में भी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा चाहे सी होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब चौकोर कितना है, तो एक आपको ए वाला दिखाई दे रहा होगा, एक ए वाला, 2 3 ए हो गया। अब ये देखिए कि दोनों चौकोर को आप मिलाइएगा तो एक आयत बन रहा है, तो ये भी तो चौकोर है यानी चतुर्भुज है। तो 3 उधर था, एक हो गया, ये 4, और ए वाला और ए वाला, ये बीच वाला और वो वाला लास्ट वाला को मिलाइएगा तो एक और बन रहा है, तो 4 एक कितना हो गया, 5, यानी 28 त्रिकोण और 5 चौकोर होगा, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। 13 नंबर बोला कि यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। देखिए वर्ष जो है वह बिल्कुल समान दिया गया है, यानी 17 मार्च 1980, 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन है, तो सोमवार। सोमवार हम लोगों से पूछा है
कि 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा कि वर्ष क्या है, वर्ष समान है, महीना अलग अलग है और दिन भी अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इतना दिन के बीच में कितना दिन है टोटल, वो चीज़ हम लोग निकालेंगे। जैसे देखिए कि 17 मार्च के दिन दे ही दिया है कि सोमवार है, यानी 17 मार्च को क्या है कि सोमवार है, तो 17 को छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि मार्च महीना में कितना दिन बचा हुआ है, तो मार्च जो होता है वह 31 दिन का महीना होता है और 17 दिन घटा देंगे 31 में से तो 14 बचेगा, तो ये 14 हो गया। इसके बाद मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है, और अप्रैल जो होता है वह 30 दिन का महीना होता है, 30 लिख दिए। अप्रैल के बाद क्या होता है, मई फिर 31 दिन का हो जाएगा। इसका जून जो होगा वह 30 दिन का होगा, और जुलाई का बातें कर रहा है तो जुलाई कितना, तो 12 जुलाई के दिन पूछ ही रहा है, तो पूरा 12 लिखेंगे यहाँ पे और सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिएगा तो 2 1 3 4 3 7, 3 1 4, 4 3 7, 3 10 1 11, 117 दिन आया। अब 117 में क्या करना है कि 7 से भाग दे देना है। 7 से क्यों भाग देना है, क्योंकि आप जानते होंगे कि 7 से भाग देने पर क्या होता है, दिन का कोड निकलता है, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन आता है। तो यहाँ पे हम लोग सोमवार को बेस लेंगे, बेस के तौर पे सोमवार को रखेंगे, और इसका जितना शेषफल बचेगा यानी रिमाइंडर बचेगा वो चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे सोमवार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 7 से इसको काटिएगा तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 4, 47, 7 छक 42, 5 बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल जो बचा वह 5 बचा। ठीक है, अब देखिए कि 5 शेषफल बचा, तो इसको क्या करना है कि सोमवार में ऐड कर देना है। तो सोमवार का कोड क्या होता है, तो व्हाट बराबर हो जाएगा, सोमवार का कोड 1 होता है, तो 5 + 1 कितना 6, और 6 पर कौन सा दिन आता है, तो आप जानते होंगे कि 6 पर जो होता है वह 6 कोड शनिवार के दिन का कोड होता है, शनिवार। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, इसमें कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन के आधार पर सर्वाधिक अनुसरण करने वाले निष्कर्ष को चुनें, या जो सर्वाधिक अनुसरण कर रहा है उसको ही क्या करना है कि चुनना है। तो कथन देखिए, कथन के अनुसार ही हम लोग को निष्कर्ष को चुनना है। तो कथन ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। कथन में बोला है कि अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में करा रहे हैं क्योंकि वहाँ शिक्षा के मानक सार्वजनिक स्कूलों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। फिर से समझिएगा कि अधिकांश लोग अपने बच्चों को नामांकन जो है वह निजी स्कूल में यानी प्राइवेट स्कूल में करा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा के मानक सार्वजनिक स्कूलों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। सार्वजनिक स्कूल यानी सरकारी जो स्कूल है उसके तुलना में क्या है कि उसका जो स्तर है शिक्षा का वह ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष में है कि सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार हेतु गंभीर प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पे निष्कर्ष में बताया जा रहा है कि विकल्प जो है, निष्कर्ष जो है यह निकाला इसका जा सकता है कि अगर स्थिति गंभीर है तो उसमें आप सुधार कीजिए। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार हेतु गंभीर प्रयास करना चाहिए। दूसरा में देखिए कि सभी सार्वजनिक स्कूलों को तुरंत बंद करवा देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बंद करवाना क्या समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, उसमें सुधार किया जा सकता है। तो सुधार करके उसको अच्छे ढंग से फिर से चलाया जा सकता है, लेकिन उसको बंद ही कर देना कहाँ तक ये चीज़ उचित होगा? उचित तो होगा नहीं। तो देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है।
15 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि इसमें दिया गया है कि यदि प्लस का अर्थ गुना है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले लिखते हैं ऐसे 216 3 48 6 21। आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस कीजिएगा, लिखिएगा, फिर उसके अनुसार चेंज कीजिएगा, तो आपको 2 बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो समय यहाँ पे लैप्स होगा। तो आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ हमको समय यानी बचत हो रहा है, वहाँ पे वो काम करना है, यानी कम से कम लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको दिख रहा होगा, बोला क्या कि यदि प्लस का अर्थ गुना है, तो प्लस कहाँ पे है, तो 3 और 48 के बीच में है, तो प्लस का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लिखेंगे। माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस कहाँ पे है, तो 48 6 के बीच में है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। माइनस का अर्थ भाग हो गया। गुना का अर्थ प्लस है, तो गुना किसके किसके बीच में है, तो 6 और 21 के बीच में है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुना का अर्थ जो है प्लस है। और भाग का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे देखिए कि भाग जो है 216 और 3 के बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले भाग का काम होता है, तो 6 से इसमें भाग देंगे, 6 × 48, 8 बार में कट गया। फिर हम लोग देखते हैं कि गुना का काम होता है सबसे पहले, तो गुना का काम करेंगे तो 8 3 24, यानी 216 - 24 अब प्लस 21। 24 इसमें से घटा दीजिए, या फिर ये दोनों को जोड़ करके इसको घटा दीजिए, तो 6 1 7, 7 में से 4 घटेगा 3, 7 में से 4 घटेगा तो 3। इसका देखिएगा यहाँ पे 2 और 1 3, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 बचेगा, और ये बच जाएगा आपका 2, यानी 213 इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न है। तो सीधा हम लोग कथन और निष्कर्ष देखेंगे। तो इसे 2 कथन है। पहला है कि सभी सितारे ग्रह, यानी जितने भी सितारे हैं, सभी सितारे क्या है, ग्रह के अंदर है, इसका मतलब होता है सभी सितारे ग्रह हैं, इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। सभी ग्रह चांद है, और जितने भी ग्रह है ये सभी क्या है, तो चांद है, ये सभी चांद है, यानी चांद के अंदर है। अब निष्कर्ष, इसमें 4 निष्कर्ष दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें 4 निष्कर्ष दिया गया है, और चारों निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा निष्कर्ष सही होता है। पहला निष्कर्ष है कि सभी चांद ग्रह है। पूछ रहा है कि सभी चांद जो है वह ग्रह है, तो नहीं। सभी चांद ग्रह कब होता, जब ग्रह के अंदर होता। सभी चांद ग्रह कब होता, जब यह ग्रह के अंदर होता। तो क्या ग्रह के अंदर है, नहीं है, बाहर है। तो कुछ चांद ग्रह हो सकता था, लेकिन सभी चांद ग्रह नहीं होगा। इसका मतलब है कि पहला इसका निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा देखिए कि कुछ ग्रह सितारे हैं। पूछ रहा है कि कुछ ग्रह सितारे हैं, तो हाँ है, कुछ ग्रह सितारे होंगे जबकि सभी ग्रह सितारे नहीं होंगे। तो कुछ ग्रह सितारे होंगे, यानी 2 इसका सही होगा। तीसरा निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ चांद सितारे हैं। तो देखिए कुछ चांद जो है वह सितारे हैं, तो बिल्कुल सही होगा। अगर कुछ चांद सितारे ऐसे बोलेगा तो ये होगा, लेकिन सभी चांद सितारे नहीं होगा। तो कुछ चांद जो है वह सितारे होंगे, तो ये भी सही है। चौथा देखिए कि सभी ग्रह सितारे हैं। तो देखिए सभी ग्रह सितारे हैं, तो सभी ग्रह सितारे नहीं हैं, क्योंकि कुछ ग्रह सितारे होंगे, लेकिन सभी ग्रह सितारे कब होते, जब इसके अंदर होता, यानी सितारे के अंदर सभी ग्रह होता तब। ये तो बाहर है ना, तो ये गलत हो जाएगा इसका। तो इसका कौन सा सही होगा, 2 और 3। तो देखिए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है कि निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर। यह जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन पर आधारित क्वेश्चन है, यानी प्लस का अर्थ गुना
माइनस का अर्थ ए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का हम तरीका आपको बतलाए हैं कि जो भी चीज़ दिया गया है जिसका मान निकालना है उसको सबसे पहले आप बिना चिन्ह का लिखिए। 512, 8, 5, 73 और 92 ये हम लिख लिए यहाँ से। अब लिखने के बाद इसमें क्या करना है आपको, अब यहाँ पे चिन्ह को बदलना है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा चिन्ह कैसे बदलना है। तो देखिए प्लस का अर्थ गुना है, तो प्लस का अर्थ गुना है तो प्लस किसके बीच में लगा हुआ है, तो 8 और 5 के बीच में, तो प्लस का अर्थ गुना है तो गुना कर दीजिए। माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग है तो 512 और 8 के बीच में माइनस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसके बाद है गुना का अर्थ प्लस है, तो गुना किसके किसके बीच में है, 73 और 92 के बीच में है, तो इसका अर्थ प्लस हो जाएगा। गुना का अर्थ प्लस हो गया। प्लस और भाग का अर्थ माइनस, और भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, तो दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब बोर्ड मास के अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले भाग का काम किया जाता है, तो 8 से इसको काटिएगा, 8 छक 48, 6 बार में 8 चौके 32 यानी 64 बार में यह कट गया। तो ये हो जाएगा आपका 64 गुने 5, क्योंकि सबसे पहले गुना का काम करेंगे, माइनस 73 प्लस 92। इसको गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20 के 0, 6 पचे 30 और 2 32, 320। अब यहाँ पे देखिए कि इसको आप यहाँ से ही घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 में से 3 घटेगा 9, यहाँ बच जाएगा आपका 8, 8 में से 7 घटेगा तो 1, 19 बच गया। 19 क्या चीज़ में, तो प्लस में। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 339 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 से 20 के लिए निर्देश दिया गया है, आप ध्यान से समझिएगा और देखिएगा क्वेश्चन कि नीचे दिए गए अंश को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। संगीत के 9 प्रशंसक एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। संगीत के प्रशंसक जो है यानी उसका जो प्रशंसा करने वाले हैं वह पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए हैं और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम देख रहे हैं। 9 लोग बैठे हुए हैं शास्त्रीय संगीत देखने के लिए, और किधर मुंह करके, तो उत्तर की ओर मुंह करके 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। उत्तर क्या होता है, ऊपर होता है। उत्तर जो होता है ऊपर की ओर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 को इधर ही लिख देते हैं 9, यानी 9 व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं शास्त्रीय संगीत देखने के लिए। इसका इधर दाहिना होगा, इधर बायां होगा, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। उनके नाम जैकब, किंजल, लिपिका, मनोज, नीता, ओंकार, पद्मा, करीम और रमीज है। लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है। लिपिका जो है मनोज के तुरंत दाएं है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं लिपिका जो है जहां पे भी हो, लिपिका जो होगी या होंगे, लिपिका मनोज के तुरंत दाएं। तो मनोज के तुरंत दाएं है, इसका मतलब क्या है कि मनोज इसके बाएं होगा। इसको अलग लिख लीजिए इस प्रकार, यानी मनोज के एकदम दाएं कौन है, लिपिका है, ठीक राइट में। और नीता के दाएं तीसरा है। नीता के दाएं तीसरा है, इसका मतलब क्या है कि लिपिका जो है नीता के दाएं तीसरा है। नीता के दाएं तीसरा है, इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में एक और होगा कोई व्यक्ति यहां पे, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और तब ना ये तीसरा हो जाएगा, यानी इसके दाएं तीसरा लिपिका है। नीता के दाएं तीसरा।
इसको अभी नहीं बैठाने जा रहे हैं, लेकिन यहां से ही हम लोग क्या करेंगे कि बैठाएंगे, आसान हो जाएगा। किंजल पंक्ति के अंतिम छोर पर है। अब देखिए किंजल जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर है, तो अंतिम छोर पर है इसका मतलब क्या कीजिए, किंजल यहां होगा। किंजल को यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। करीम ओंकार और पद्मा दोनों के बगल में बैठा है, यानी करीम जो है ओंकार और पद्मा दोनों के बगल में बैठा है। ओंकार जैकब के तुरंत दाएं, ओंकार जो है जैकब के तुरंत दाएं है और किंजल के बाएं तीसरा है। अब यहाँ पे देखिए किंजल के बाएं तीसरा है, इसका मतलब ये पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे होगा ओंकार जैकब के तुरंत दाएं है और किंजल के बाएं तीसरा है। कौन? ओंकार। ओंकार किंजल के बाएं तीसरा है। अब फिर से हम लोग पढ़ते हैं। किंजल पंक्ति में अंतिम छोर पर है। करीम ओंकार और पद्मा दोनों के बगल में बैठा है। करीम जो है ओंकार और पद्मा, ओंकार तो यहां पे है और पद्मा ये दोनों के बगल में कब होगा, जब ये बीच में होगा तब तो बगल में होगा। ओंकार और करीम जो है ओंकार और पद्मा दोनों के बगल में, ओंकार और पद्मा दोनों के बीच में। तो ओंकार यहां है तो पद्मा को हम यहां भी लिख सकते हैं, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा कौन? करीम। तो करीम को यहां लिखिए, करीम यहां पे आ जाएगा। और करीम जो है ओंकार और पद्मा दोनों के बगल में है, तो ओंकार यहां पे है तो पद्मा यहां पे, पद्मा यहां पर। देखिए तब तो दोनों के बगल में करीम होगा, क्योंकि ओंकार के भी बगल में है और पद्मा के भी बगल में है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि 4 गो के इधर एडजस्ट करना है, तो 4 गो के कहां पे एडजस्ट कीजिएगा। फिर से हम लोग पढ़ते हैं। लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है और नीता के दाएं तीसरी है। लिपिका जो है मनोज के तुरंत दाएं है, तो लिपिका जो है मनोज के तुरंत दाएं है, जहां भी मनोज होगा उसके ठीक दाएं लिपिका। और नीता के दाएं तीसरी है। चलिए ये चीज तो लिखे हुए हैं हम लोग। किंजल पंक्ति के अंतिम छोर पर है, किंजल जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर है। करीम ओंकार और पद्मा दोनों के बगल में बैठा है, उसको भी बैठा दिए हम लोग। ओंकार जैकब के तुरंत दाएं है, ओंकार जो है जैकब के तुरंत दाएं है, ओंकार जैकब के तुरंत दाएं, तो यहां पे जैकब हो जाएगा। और जैकब के तुरंत दाएं कौन है? ओंकार है। यहां पे देखिए और किंजल के बाएं तीसरा है। ओंकार जैकब के तुरंत दाएं, ओंकार जो है जैकब के तुरंत दाएं है और किंजल के बाएं तीसरा है। चलिए ये चीज हो गया। अब हम लोग को 4 गो के बैठाना है, तो 4 गो के बैठाना है तो यहां पे देखिएगा कि नीता जब यहां पे होगी, नीता एक बीच में कोई होगा दूसरा, तब तो यहां पे मनोज होगा, मनोज। अब मनोज के दाएं लिपिका, लिपिका। ठीक है, अब यहां पे ये चीज बैठ गया है। अब यहां पे जो छूट रहा है उसका यहां पे नामकरण कर देते हैं। तो कौन छूट रहा है? किंजल, लिपिका, मनोज, नीता, ओंकार, पद्मा, करीम, रमीज। हाँ, रमीज छूट रहा है तो यहां पे रमीज लिख देते हैं, रमीज। ये हो गया। 9 व्यक्ति जो है यहां पे एडजस्ट हो गया है। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा कि नीता जैकब से 2 सीट दूर है। नीता जो है, नीता कहाँ है? तो यहाँ पे है नीता। जैकब से
2 सीट दूर है, तो 1 2 3 4, 4 सीट दूर है। जैकब से नीता जो है 4 सीट दूर है, इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में देखिएगा कि रमीज जैकब के तुरंत बाएं हैं। रमीज जो है जैकब के तुरंत बाएं हैं, नहीं, जैकब के तुरंत बाएं कौन है? लिपिका है, ये तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी में देखिएगा कि मनोज और पद्मा पड़ोसी है, तो मनोज और पद्मा पड़ोसी नहीं है। देखिए पद्मा यहाँ है जबकि मनोज यहाँ पर है, तो दोनों पड़ोसी नहीं होगा। डी में देखिएगा कि लिपिका और ओंकार के मध्य केवल एक व्यक्ति है, तो देखिए लिपिका और ओंकार के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो बिल्कुल सही है। लिपिका और ओंकार के बीच में केवल एक व्यक्ति है, वो जैकब है। तो पूछता कीजिए कौन है, तो जैकब हो जाता। लेकिन हाँ पूछा कीजिए दोनों के बीच में, यानी लिपिका और ओंकार के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो हाँ एक व्यक्ति है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। 18 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। 19 में देखिएगा, 19 में यदि किंजल पंक्ति के एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर कौन है? देखिए किंजल जो है पंक्ति के एक छोर पर है, तो दूसरे छोर पर कौन है? तो नीता है। तो नीता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, नीता। 20 में देखिएगा पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, यानी पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है? तो 9 गो है, इसका मतलब दाहिने से 4 हटाएंगे और बाएं से 4 हटाएंगे, और जो बीच में बचेगा वह बीच वाला होगा। तो बीच में कौन बच रहा है? जैकब है। तो जैकब जो है वो ठीक मध्य में है, पंक्ति के बीच में है जैकब, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर। इसमें दिया गया कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? 63 यहाँ पे भाग है, 7 है, प्लस में 5 है, गुना 3 है, माइनस 46 है, बराबर में 2 है। ऑप्शन नंबर ए में है भाग और माइनस को बदलने पर क्या 2 के बराबर होगा? तो भाग और माइनस को आपस में अगर हम बदलते हैं, यानी यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पर भाग कर देते हैं, तो क्या 2 आएगा? तो देखिए नहीं आएगा। गुना और प्लस को चेंज करके देखते हैं। गुना और प्लस को, यानी यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो चेंज करके देखिए। तो 7 से 7 नामा 63, यानी 9 आ जाएगा ये। इसका तो गुना 5 प्लस 3 माइनस 46 बराबर 2। 5 नामा 45 और 3 48, 48 में से 46 घटाइएगा तो क्या 2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब गुना और प्लस को चेंज करने पर, यानी बदलने पर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझने वाला है 22 नंबर कि प्रथम 2 शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर अनुपस्थिति शब्द ज्ञात करें। देखिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि टेम्परेचर अनुपात में थर्मोमीटर, टेम्परेचर अनुपात थर्मोमीटर समानुपात सोलर रेडिएशन अनुपात डैश डैश, यानी डैश डैश के स्थान पर क्या होगा? तो समानुपात के इस पार जो चीज़ है वही संबंध, यानी वही संबंध जो है समानुपात के उस पार भी होना चाहिए। तो देखिए समानुपात के बाएं तरफ में आपको दिखाई दे रहा होगा कि टेम्परेचर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरानोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर। इसमें यह ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है कि अजय कहता है कि वह महिला मेरी मां की एकमात्र ननद के पुत्र की दादी है, वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे कि अजय क्या कहता है कि वह महिला, यानी कोई महिला है जो कि मेरी मां की, किसके? अजय के मां, अजय की मां, एक जनरेशन ऊपर, अजय की मां
अजय की माँ, यानी बोल रहा है क्या कि मेरी माँ की एकमात्र ननद। तो माँ की ननद कहाँ? तो माँ के जेनरेशन में ननद, और माँ के ननद को हम लोग क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। तो यहाँ से फरिया लीजिए कि बुआ। माँ के ननद के एक पुत्र, कोई पुत्र है? तो माँ के ननद के पुत्र कौन? तो माँ के ननद बुआ, और बुआ का पुत्र कौन? फुफेरा भाई। की दादी, इसकी दादी। तो यहां पे देखिएगा कि इसकी दादी कौन होगी? तो इसके मां की सास, इसके मां की सास कौन? इसका दादी। वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? अब यहां पे देखिएगा कि इस महिला के बारे में ही पूछा जा रहा है। वह महिला बोला है, महिला के बारे में, कौन महिला? ये वाला। वह महिला मेरी माँ की एकमात्र ननद के पुत्र की दादी है। ये महिला कौन? तो इसके अजय के फुफेरा भाई के दादी। तो बोला जा रहा है कि उस महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है। महिला जो है अजय से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका भाई है, और भाई का अगर दादी है, फुफेरा भाई का अगर दादी है, तो क्या लगेगा? अजय का क्या लगेगा? दादी ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि फुफेरा भाई, अब भाई का दादी कौन? दादी ही। इसका मतलब क्या कि अजय का दादी ही वह लगेगी कौन? तो अजय की माँ के एकमात्र ननद के पुत्र के सास, सॉरी, इसके ननद के एकमात्र पुत्र के दादी जो है वह कौन लगेगी? तो अजय का भी दादी लगेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर। इसमें भी आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो देखिएगा 2 कथन है और निष्कर्ष 4 है। पहला कथन बोल रहा है कि कुछ पेन बिल्लियां हैं। कुछ पेन जो है, इतना सारा पेन है, और कुछ पेन जो है बिल्लियां हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ पेन जो है वह बिल्ली के अंदर है। कुछ पेन बिल्लियां, तो कुछ बिल्लियां भी पेन के अंदर है। आगे बोला कि सभी बिल्लियां बॉस, जितने भी बिल्लियां हैं ये सब क्या है? तो बॉस के अंदर है। बॉस, ठीक है। क्या इसका 2 फिगर बन सकता है? क्या इसका 2 फिगर बनेगा? सभी बिल्लियां बॉस, यानी जितना भी बिल्ली है सब क्या है? बॉस। तो चलिए हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष 1 में बोला है कि सभी बॉसें बिल्लियां हैं। सभी बॉस जो है बिल्लियां है। तो सभी बॉस जो है क्या बिल्ली है? नहीं है। कुछ बॉस बिल्ली होगा, लेकिन सभी बॉस बिल्ली नहीं है। सभी बॉस बिल्ली कब होता है? जब इसके अंदर होता, बिल्ली के अंदर बॉस होता। तो 1 नंबर बिल्कुल गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए कि कुछ बसें बिल्लियां हैं। हाँ, कुछ बसें जो है वह बिल्लियां है, तो 2 सही हो गया। तीसरा देखिएगा, तीसरा में बोला कि कोई भी बस पेन नहीं है। कोई भी बस जो है पेन नहीं है। तो इस स्थिति में देखिएगा कि पहले तो हम लोगों को ये चीज़ पता है कि बिल्ली और बस के बीच में संबंध मालूम है ना। तो बिल्ली और बस के बीच में संबंध मालूम है, तो पेन से यहाँ पे मतलब बोल रहा है। तो देखिएगा कि बोला है कि कुछ बस जो है, कोई भी बस पेन नहीं है। ऐसे बोल रहा है कि कोई भी बस पेन नहीं है, जबकि यहाँ पे देखिए कुछ बस तो पेन के अंदर है। तो कुछ बस जो है वह पेन के अंदर है, जबकि पेन से बस का कोई रिलेशन भी नहीं है। तो या वाला में जाएगा, या वाला में जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
हो सकता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिगर से साफ साफ पता चलता है कि कुछ बॉस जो है पेन है, और बोला है कि ये नहीं है, कुछ बॉस जो है पेन है, जबकि बोला है कि ये नहीं है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस स्थिति में क्या होता है कि या, है ना। इसका देखिएगा अगला कि सभी बसें पेन है, तो सभी बसें जो है वह पेन है, तो सभी बस पेन नहीं है, तो सभी बस जो है वह पेन नहीं है, तो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बस और पेन से कोई रिलेशन नहीं है, तो सभी बस जो है वह पेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो 4 नंबर में भी क्या हो जाएगा, या वाला हो जाएगा। कन्फर्म रूप से कौन सही है, तो 2 नंबर जो है निष्कर्ष वह कन्फर्म रूप से सही है, जबकि या वाला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में कि केवल दो सही है, या 3 या 4 सत्य है। तो 2 या 3 या 4 ये सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि ए बराबर 26, स्टॉप बराबर 38, तो पोस्टमैन बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। पोस्टमैन बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। यहां पे समझिएगा कि ए बराबर 26 कैसे लिखा गया है, स्टॉप बराबर 38 कैसे लिखा गया है, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पोस्टमैन को क्या लिखा जा सकता है। तो आप जानते होंगे कि ए का उल्टा क्या होता है, तो जेड होता है, और जेड जो होता है वह 26 नंबर पर होता है, तो हो सकता है क्या कि इसका उल्टा लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एस का उल्टा क्या होता है, एच होता है, एस का उल्टा एच होता है, टी का उल्टा होता है जी, ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है, और पी का उल्टा होता है के। अब यहां पे आप देखते होंगे कि एच 8 नंबर पर आता है, एच जो है 8 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है, एल 12 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है। ये सभी को हम अगर जोड़ते हैं तो 8 7 15, 15 2 17, 1 18 के 8, 1 1 2 1 3, यानी सभी को जोड़ने के बाद 38 आ रहा है। बिल्कुल सही है। क्या किया गया है कि इसका विपरीत लिया गया है, यानी उल्टा जो होता है उसको लिया गया है और सभी को नंबरिंग करके इसको जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका उल्टा लेंगे, यानी P का उल्टा क्या होता है, तो K होता है, O का उल्टा क्या होता है, तो L होता है, S का उल्टा क्या होता है, तो H होता है, T का उल्टा क्या होता है, तो G होता है, M का उल्टा N होता है, A का उल्टा Z होगा और N का उल्टा M होगा। अब इस सब का हम लोग क्या करेंगे कि नंबरिंग करेंगे। तो K 11 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर आता है, G 7 नंबर पर, N 14 नंबर पर, Z 26 नंबर पर और M 13 नंबर पर आता है। ये सभी को जोड़िए, तो ये सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 6 3 9, 9 4 13, 13 7 20, 20 8 28, 2 30 1 31 के 1 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 8 1 9। जोड़ने के बाद कितना आया, तो 91 आया और 91 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है शेल्फ, SHELF को लिखा गया है 20-7-6-11-7 लिखा गया। तो हम लोगों से पूछा है LEAVES को कैसे लिखा जाएगा, ये चीज पूछा गया है। अब यहाँ पे समझिएगा
कि आखिर इतना को इतना कैसे लिखा गया है, आखिर ये दोनों में क्या हुआ है। जो काम ये दोनों में हुआ होगा वही काम हम लोग इसमें करेंगे, तो हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पे कि S 19 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर, E 5 नंबर पर, L 12 नंबर और F 6 नंबर पर आता है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक जोड़ करके लिखा गया, यानी 19 × 1 20। तो देखिए यहाँ पे 20 हो गया। इसके बाद एक घटा करके लिखा गया है, यानी 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कि 6 हो गया, इसका मतलब क्या है 5 × 1 6, एक जोड़ करके लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखिए कि 11 है, इसका मतलब क्या है कि 12 में से 1 घटा करके लिखा गया है 11। फिर आगे में देखिएगा कि 7 है, इसका मतलब 6 में 1 जोड़ करके लिखा गया है 7। तो पहले क्या किया जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है, फिर एक घटाया जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है, एक घटाया जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है, यानी यही सीरीज में आगे बढ़ रहा है। तो वही काम हम लोग क्या करेंगे कि इसमें करेंगे। L 12 नंबर पर, E 5 नंबर, A 1 नंबर, V 22 नंबर, E 5 नंबर और S 19 नंबर पर आता है। पहले हम लोग को क्या करना है, एक जोड़ना है। एक जोड़ेंगे तो 12 × 1 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 लिख देंगे, इस प्रकार कर देना है। इसका बाद एक घटाना है, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, यहाँ पे 4 लिख देना है। इसका बाद फिर एक जोड़ना है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 लिख देना है। फिर एक घटाना है, 21 हो जाएगा, 21 लिख दीजिए। इसका बाद फिर एक जोड़ना है, तो 5 × 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। फिर एक घटा देना है, तो 19 में से 1 घटाएगा तो 18 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 18, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिख रहा होगा, कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन के आधार पर वास्तविक अनुसरण करने वाले निष्कर्ष को चुनें। कथन दिया गया पहला कि एक विज्ञापन कहता है 6 महीनों में अपने पैसे तिगुना करें। एक विज्ञापन यानी प्रचार किया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है कि 6 महीने में अपना पैसा क्या कीजिए कि तिगुना कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या कीजिए, पैसा हमें दीजिए और 6 महीना में वही पैसा क्या होगा कि 3 गुना हो जाएगा। निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, तो पहला निष्कर्ष दिया हुआ है, देखिए आश्वासन वास्तविक नहीं है, यानी जो दिलासा दिलाया जा रहा है कि 6 महीना में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, तो यह वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक है या फिर नहीं है, हम इसके बारे में सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिना जाने परखे ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पे विज्ञापन दिया गया है। तो यह आश्वासन जो है वास्तविक है कि नहीं है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में यह निष्कर्ष सही नहीं बैठ रहा है। दूसरा नंबर देखिएगा कि लोग अपने धन को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हाँ, तो विज्ञापन क्यों होता है? विज्ञापन इसलिए होता है क्योंकि विज्ञापन करने वाला जो एडवर्टाइज करवाता है कंपनी, वह कंपनी आदमी के मनोभाव को समझती है पहले कि आखिर आदमी क्या चाहता है, मार्केट में क्या लोग चाह रहा है, उसी के अनुसार क्या होता है कि प्रचार करवाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग तो पैसा बढ़ाना चाहते हैं, यानी बढ़ते हुए देखना चाहते हैं अपना पैसा, है ना। इसलिए तो ऐसा क्या हो रहा है कि लोभ लालच दिया जा रहा है ना। तो इसका दूसरा निष्कर्ष जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋतु एक व्यक्ति की चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे पुत्र। किसके पुत्र? ऋतु के पुत्र। तो यहाँ पे लिखते हैं ऋतु, और ऋतु बोल रही है कि एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है कि वह मेरे पुत्र, यानी ऋतु के पुत्र, ऋतु के पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई, के एकमात्र अविवाहित भाई, भाई जो है वह अविवाहित है, एकमात्र भतीजे या भांजा के दादा है। तो इसका जो है भतीजा या भांजा, तो भांजा कब होगा? जब इसकी बहन की कोई संतान होगा,
इसके बहन का संतान, तो भतीजे या भांजा। भांजा कब होगा? तो इसके बहन की जो बेटा होगा वह इसका भांजा होगा, ठीक है। या फिर भतीजा कब होगा? तो इसका कोई भाई होगा, इसका कोई भाई होगा और इसका बेटा होगा यानी पुत्र होगा, तब इसका वो भतीजा होगा, भतीजा होगा। के दादा है, के दादा है। तो सोचिए यहाँ पे कि इसका दादा, तो दोनों कंडीशन में इसका दादा हम लोग देखते हैं। तो मान के चलिए कि ये पुत्र है इसका, तो इसका दादा क्या? तो इसका ये पिता, और पिता के पिता दादा, पिता के पिता इसका दादा। या फिर इसका ये मां है और मां के ससुर, ये भी इसका दादा, मां के ससुर दादा। वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? यह व्यक्ति जो है, यह या यह ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? अब यहां पे समझिएगा कि ऋतु का ये पुत्र है और पुत्र के पत्नी है, और पत्नी के ससुर कौन होगा? तो ऋतु का पति, क्योंकि इसके पुत्र, ऋतु के पुत्र के पत्नी, और पत्नी का ससुर जो होगा ऋतु के पुत्र का पिता होगा, ठीक है। और ऋतु के पुत्र का पिता कौन? ऋतु के पति। तो ये हो गया, पति भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके भाई का पिता, तो इसके इस लड़की के भी भाई का पिता, इसका मतलब लड़की का पिता, लड़की का पिता। तो लड़की का पिता ऋतु का कौन? तो लड़की जो है यह, इसकी जो पत्नी है ये, तो ऋतु का ये कौन है? पुतोह का पिता कौन? समधी, है ना, समधी। तो ऋतु का यह समधी, तो समधी तो ऐसा है नहीं ऑप्शन में। तो इसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि इसके पुत्र के पत्नी का ससुर जो होगा ऋतु का कौन? पति। तो पति ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी पति। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर। प्रथम दो शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द ज्ञात कीजिए। कैट अनुपात किटन समानुपात डंकी अनुपात डैश डैश। तो देखिए यहाँ पे कैट अनुपात किटन, तो देखिए कैट का किटन से वही संबंध है जो कि डंकी का फॉल से संबंध होता है, FOAL, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इसे बोला जा रहा है कि पुलिस को लिखा जा रहा है QLMRD भी लिखा जाता है। तो हॉस्पिटल को क्या लिखा जाएगा? हॉस्पिटल को क्या लिखा जाएगा? यहां पे समझिएगा कि P 16 नंबर पर आता है और Q 17 नंबर पर आता है, यानी एक ऐड करके लिखा गया। जबकि यहां पे देखिएगा कि O का उल्टा L होता है, तो यहां पे उल्टा वाला लिखा गया है। उसी प्रकार L 12 पर आता है और M 13 पर आता है, तो देखिए एक प्लस करके लिखा गया। I का उल्टा R होता है, उल्टा लिखा गया। C 3 नंबर पर आता है और D 4 नंबर पर आता है, इसमें भी एक ऐड करके लिखा गया। जबकि यहाँ पे देखिएगा कि E का उल्टा V होता है और V का उल्टा E होता है, इस प्रकार लिखा गया। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, H में एक जोड़ेंगे, पहले जोड़ना है। तो H 8 है, एक 9 पर कौन हो जाएगा? तो I हो जाएगा।
इसके बाद ओ का उल्टा क्या होता है, तो एल होता है। फिर एक जोड़ेंगे तो एस 19 आ एक 20, 20 पर कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। और पी का उल्टा क्या होता है, के होता है, तो के लिख देंगे। आई में एक जोड़ेंगे, 9 एक 10, 10 पर कौन हो जाएगा, तो जे 10 हो गया। फिर टी का उल्टा क्या होता है, तो जी होता है। ए में फिर क्या करेंगे कि एक जोड़ देंगे, तो ए का एक 2 हो जाएगा, और 2 पर कौन हो जाएगा, बी। और एल का उल्टा क्या होता है, तो ओ होता है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।